नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 5 जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे एक्सपेंड करते हैं। इसमें हमें सेल जो है, जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सेल के अलग अलग पार्ट जैसे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में उसमें मिलने वाला न्यूक्लियस और इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है उसके बारे में स्टडी जो है वो हम कर रहे थे। इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स स्पेसिफाइड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं और ये मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, एक बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, जिसके कारण से फॉर्मेशन होता है एक लिविंग सेल का। अब इसमें मिलने वाले जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनकी हम स्टडी कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसमें एक हमने पढ़ा था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंडे ट्यूबुल्स सिस्टर्नीज वेसिकल्स का, जो एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या सेले मेम्ब्रेन तक, और इसके बीच में पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है जिसको हमें ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी में हमें दूसरा सेल ऑर्गेनेल जो है उसकी अब स्टडी करेंगे, जो है गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या होता है या कहाँ पर होता है? तो गोल्जी एपरेटस एक तरह से यदि देखा जाए तो एक हेल्पिंग सिस्टम ही होता है ER का। ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस जो है ये दोनों मिलकर जो है वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। गोल्जी एपरेटस की यदि हम बात करें तो ये जो है वो इस प्रकार का दिखाई देगा। एक सेल में यदि हम देखें तो नॉर्मली ये न्यूक्लियस के पास में होता है और इस तरह से एक स्टाक के रूप में दिखाई देता है। स्टाक यानी एक चट्टा सा जो है वो दिखाई देता है, जिसको सिस्टर्नी जो है वो कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस जो है इसकी खोज सबसे पहले इसको सेल के अंदर देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार पर ही इसे क्या नाम दिया गया है? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है या गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, वो नाम इसको दिया गया है। ये होता क्या है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये वेसिकल्स का एक पूरा सिस्टम होता है। ये वेसिकल, ये वेसिकल, ये वेसिकल, ये वेसिकल, इस तरह से है। इनको सिस्टर्नी जो है वो भी कहा जाता है। ये अरेंज होते हैं, दैट अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टाक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये एक दूसरे के पैरेलल यूं इस तरह से या एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जैसे इनको हम मान सकते हैं जैसे एक तकिया है या एक रजाई होती है, उस तरह से एक रजाई है, उसके ऊपर दूसरी रजाई, फिर तीसरी रजाई, फिर चौथी रजाई, फिर पांचवी रजाई, इस तरह से रख दें। या फिर जैसे तकिया होता है, एक तकिया उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से रख दें। एक तकिया जो है उसको हम मान सकते हैं एक वेसिकल, और वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो गए तो उनका जो पूरा एक ग्रुप बना, एक जो स्टाक बना, वही क्या है? सिस्टर्नी कहलाता है। और ये सिस्टर्नी जो है वही क्या बनाती है? गोल्जी एपरेटस बनाती हैं। इसके अलावा सिस्टर्नीज के अलावा इनमें कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो भी इनमें बनती हैं या इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं, जो गोल संरचनाएं हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स का, जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम या फिर वेसिकल वोक्यूल वगैरह जो है उनका फॉर्मेशन भी यहाँ पर इनके थ्रू होता है। लेकिन मेनली यदि देखा जाए तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ग्रुप के रूप में ये मिलते हैं। इनमें नॉर्मली यदि देखा जाए तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? ये प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की भी यदि हम बात करें तो नॉर्मली देखा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एनिमल सेल में ज़्यादा मिलते हैं या एनिमल सेल में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। प्लांट सेल जो है उनके अंदर ये देखा जाए तो इनका डेवलपमेंट कम होता है या ये कम विकसित होते हैं। इसके बाद इट इज कनेक्टेड विद ER। ये कनेक्ट होता है ER के साथ में। नॉर्मली
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नीज या वेसिकल्स वगैरह हैं वही टूट टूट कर क्या बनाते रहती हैं, गोल्जी एपरेटस बनाते रहती हैं, या इनके साथ में ये जुड़ी हुई रहती हैं, ये इनमें कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इसके कारण से ये क्या बनाते हैं, मेड कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये भी सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी सेलुलर मेम्ब्रेन से बाउंड है। इस कारण से ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर, और कई बार इनको कंसिडर, इनमें लाइसोसोम जो अगला सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम या इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम ये बनाते हैं। सेल के अंदर का जो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, इतनी सी ध्यान में रखिए, गोल्जी एपरेटस है क्या, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, वेसिकल का सिस्टम है जो अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, एक दूसरे के पैरेलल, यानी पैरेलल टू ईच अदर, एंड डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन एनिमल सेल, और नॉर्मली इट इज फाउंड या इट इज वेल डेवलप्ड कंडीशन इन एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल दीज आर लेस डेवलप्ड। प्लांट सेल में ये कम डेवलप होते हैं, नॉर्मली इनको डेस्मोसोम जो है वो भी कह दिया जाता है उनको। फिर उसके बाद में फंक्शन की बात करें, फंक्शन ये जो है वो ER के साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में मिलकर काम करते हैं। पहला इसका काम क्या है, मटेरियल ऑफ ER पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू इट। इसका मतलब क्या होगा, ER में हमने पढ़ा था, ER जो है वो दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनमें फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनमें फॉर्मेशन होता है, नॉर्मली देखा जाए तो लिपिड और ग्लाइकोजन का। तो ये लिपिड, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स वगैरह जो बनते हैं, इनकी जरूरत होती है सेल के अलग अलग पार्ट में या सेल के अलग अलग हिस्सों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में बनने के बाद इनको वहां पर पैक करेगा कौन, गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और फिर इसके बाद में इनको पैक किया जाएगा और फिर डिस्पेस कर दिया जाता है। इनकी दो सरफेस होती है, ये ट्रांसफेज जो है उसके या ट्रांस सरफेस जो है उसके थ्रू ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाती रहती है, और उसके थ्रू ये सेल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका कार्य जो है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया, पैकेजिंग एंड डिस्पेचिंग ऑफ द मटेरियल दैट मेड इन ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सबस्टांसेस। ये देखा जाए तो पहला जो फंक्शन हमने पढ़ा उससे मिलता जुलता सही है। इनमें स्टोर भी किया जाता है, पैक भी किया जाता है और मॉडिफाई भी किया जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना हो, सिंपल शुगर जो होती है उनको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना हो, यानी कन्वर्जन का जो काम है, जो एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होती है कहाँ पर, इन्हें गोल्जी एपरेटस की जो सिस्टर्नीज हैं या फिर जो वेसिकल है इनके अंदर। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो नॉर्मली कोई भी लिविंग सेल जो है वो ऑब्टेन करती है आउटर एनवायरमेंट से, या फिर प्लांट सेल है तो अपने खुद के अंदर बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको फिर वो स्टोर कर लेती है कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, चाहे वो स्टार्च हो, या उसके कोई दूसरा फॉर्म हो। उनको कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम जो है, यानी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फॉर्मेशन है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का, वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, गोल्जी एपरेटस में। तो यह भी इसका तीसरा कार्य हुआ। इसके बाद में एक काम है इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। यही वेसिकल जो हैं जिनमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ER में प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में उस प्रोटीन को पैक करने का काम करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और फिर वो छोटे छोटे बैग के रूप में, छोटे छोटे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं उनके रूप में, या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं उन पैक के रूप में, या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके रूप में वो उन्हें पैक करके सेल के अंदर छोड़ देता है। उन्हीं को कहते हैं हम लाइसोसोम, जो अपना अगला सेल ऑर्गेनेल है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो भी किसके थ्रू होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो
इसके अंदर हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस क्या है और गोल्जी अपरेटस जो है उसका क्या फंक्शन होता है एक लिविंग सेल में। So in this series now we studied about the third cyto organelle lysosome। इसी कड़ी में हम तीसरा अगला जो सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब लाइसोसोम जो है उसका फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कहाँ पर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैकेजिंग का काम करता है, जो भी मटेरियल वगैरह है उनका फॉर्मेशन या तो ईआर में या खुद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रहा हो, उनको ये पैक करेगा, खास तौर से प्रोटीन को जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं, और उन एंजाइम्स को, उन प्रोटीन को, प्रोटीन जो है वो कुछ जो है वो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं या एंजाइम्स का काम करते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह से काम करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस जो है उनको कन्वर्ट करते हैं वो सिंपलर सबस्टांसेस में। अब वो जो एंजाइम यहाँ पर बनते हैं उन एंजाइम को यहाँ पैक किया जाएगा और फिर छोटे छोटे थैलियों के रूप में पूरी सेल में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो भरे हुए रहते हैं वही क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम। डी ड्वे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इनको एक सेल के अंदर स्टडी किया था या उनको डिस्क्राइब किया था। तो लाइसोसोम जो है वो हुए क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जो मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, दैट फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी रहती हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं, जो एंजाइम से भरी रहती है। दीज एंजाइम्स मेड बाय RER, और ऐसे एंजाइम जो है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम स्टडी पहले ही कर चुके हैं। अब फंक्शन की अब यदि हम बात करें क्या क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का, तो मेनली यदि देखा जाए तो डाइजेस्टिव एंजाइम इनके अंदर भरे होते हैं और यही इनका मुख्य काम होता है जो डाइजेशन करने का काम करता है। अब ये डाइजेशन जो है वो करता किसका है, एक सेल जो होती है वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती है, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कई बार डिस्टर्बेंस जो है वो आ जाता है कुछ फॉरेन पार्टिकल के आने से, या कई फॉरेन मटेरियल यदि एंटर हो जाए सेल में तो उसके कारण से वो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या उसका जो पाथवे होता है उसको बिगाड़ देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और कई बार खुद सेल जो है उसमें कई साइटो ऑर्गेनेल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसके कारण से वो भी वहाँ पर क्या करते हैं, वेस्ट की तरह से काम करेंगे। तो एक तरह से वेस्ट यानी कचरा, हमारे घर में कमरे में कचरा यदि पड़ा रहता है तो उसको हम साफ करते हैं, इसलिए साफ करते हैं क्योंकि हम नॉर्मल कमरे में रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए जो भी काम वगैरह करते हैं वो कचरा या वेस्ट मटेरियल उसमें दिक्कत, उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, तो उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। उसके लिए जैसे हमारे घर में साफ सफाई का हम सिस्टम तैयार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या फिर कचरे को बाहर निकाल कर जला देते हैं, दबा देते हैं, उसी तरह का काम जो है वो करता है कौन है, लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है वो बनाता है सेल का, यानी सेल में जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो भी खराब चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं सेल में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, उन वेस्ट को ये डिस्पोज करने का काम करता है। तो मेन चीज़ ये होगी इसकी वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसी तरह से दूसरा, कीप द सेल क्लीन, ये सेल को साफ रखता है। पहले वाला जो काम है उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया इस पॉइंट में, बाकी बात वही है। सेल को ये साफ करता है कैसे, डाइजेस्ट करके फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। फॉरेन मटेरियल जो कोई बाहर से आया है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है और ख़त्म कर देता है, या फिर इसके अलावा ये वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके क्लीन करता है सेल को। ब्रेक कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, और जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं ये वेस्ट मटेरियल, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस हैं, इनको ये क्या करता है, सिंपल सबस्टांसेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, और ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, इन सबस्टांसेस को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधा सा ये हो गया, एक काम तीनों को मिलाकर देखें तो एक शब्द में आता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसका फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में एक विशेष चीज़ और ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछा जाता है। लाइसोसोम जो है इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ इनको कहते हैं, सुसाइड यानी खुद मर जाना। अभी यहाँ पर इसे ये सुसाइडल बैग जो हो क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये बैग जैसे दिखते हैं। सुसाइडल क्यों कहेंगे, ये शब्द क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि एक सेल जब डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, हो सकती है कोई ओल्डर सेल होने के कारण से, उसकी एज ज़्यादा होने के कारण से हो सकता है, या कोई वुंड घाव वगैरह के कारण से हो सकता है। सेल जब डैमेज हो जाए तो उसमें जो लाइसोसोम है वो क्या होते हैं, फट जाते हैं, और फिर वो ऐसे एंजाइम जो हैं वो सीक्रेट करते हैं उस सेल में, जो उस सेल के खुद के जो सेल ऑर्गेनेल्स या उसका जो साइटोप्लाज्म है उसी को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी सीधा सा ये कह सकते हैं कि डाइजेस्ट देयर ओवन सेल, उस खुद सेल को ही डाइजेस्ट करके वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। यानी सेल में ही बनते हैं और जरूरत पड़ने पर ये खुद सेल को ही नष्ट कर देते हैं, यानी खुद सेल को नष्ट, या सेल खुद अपने आप को नष्ट करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो इनका फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। इसके बाद में एक और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल वोक्यूल जो है उसके बारे में और देखते हैं। तो अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है वोक्यूल। वोक्यूल या रसधानी या रिक्तिका जो है वो भी इसको कहा जाता है। एक वोक्यूल जो है वो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैली जैसी संरचना होती है, लेकिन ये लाइसोसोम वगैरह से ज़्यादा बड़ी होती है। इस थैली का जो आउटर कवर है वो किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये भी। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये स्टोरेज सैक की तरह से काम करते हैं, ये भी स्टोर करते हैं, लेकिन ये लाइसोसोम से अलग है, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो तो स्टोर करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ये सेल के लिए जो अलग अलग जो इसेंशियल मटेरियल होते हैं उसके लिए जो आवश्यक इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको ये पैक करते हैं। तो ये भी पैक करने वाले बैग जैसी संरचनाएं हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सेल के अंदर ये स्टोर करके रखेंगे, जरूरत पड़ने पर वापस सेल को अवेलेबल करवा देंगे। तो दीज आर स्टोरेज सैक्स, ये संग्रह करने वाले बैग जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये स्टोर करती हैं सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स को। सेल में जो सॉलिड कंटेंट या लिक्विड कंटेंट्स मिलते हैं, सॉलिड कंटेंट में जैसे फूड आइटम्स वगैरह हैं इनको, या फिर लिक्विड कंटेंट्स वगैरह में देखा जाए तो साइटोप्लाज्म का जो मुख्य हिस्सा होता है, कई बार ये वाटर वगैरह जो है उसको भी स्टोरेज करती है। स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, इनका साइज यदि देखा जाए तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो इनकी प्रेजेंस है वो थोड़ी अलग होती है। एनिमल सेल जो है उसमें ये बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं, तो स्मॉल साइज इन एनिमल बट लार्ज साइज इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये ज़्यादा बड़े साइज की होती हैं, और एनिमल सेल में साथ में इनके नंबर या इनकी संख्या जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी लेकिन संख्या में ज़्यादा मिलती हैं ये एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में संख्या में तो कम होती है, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इस कारण से देखा जाए तो एक मैच्योर प्लांट सेल जो होती है उसमें तो कई बार ये क्या करती है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि पूरा जो दूसरा साइटोप्लाज्म है उसको क्या करती है, पेरीफेरी पर या किनारे पर ले आती है, और उसके कारण से साइटोप्लाज्म जो है वो सेल किनारे पर दिखता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियस जो है वो भी किनारे पर दिखेगा, थोड़ा सा दबा हुआ, और ये सेल का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है इसको ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इन प्लांट सेल ऑक्यूपाई 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ टोटल सेल, यानी टोटल सेल का जितना भी वॉल्यूम होता है उसका लगभग 50 से 90% तक ये कवर कर लेती है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो फंक्शन जो है इसका क्या होगा, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। ये प्लांट सेल जो है उसके अंदर क्या करती है, वाटर वगैरह को स्टोर करती है, और स्टोर करने के कारण से ये साइटोप्लाज्म जो है इसको क्या करती है, टर्जिड कंडीशन में ले आती है, यानी ये सेल को फुलाए रखने का काम करती है, और उसके कारण से सेल जो है उसको रिजिडिटी यानी कठोरता जो है वो भी मिलती है। तो एक प्लांट सेल को रिजिड बनाए रखने के लिए और टर्जिड कंडीशन में बनाए रखने के लिए उसके अंदर क्या मिलती है, एक वोक्यूल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्टोर द इम्पोर्टेंट सबस्टांसेस, सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट सबस्टांसेस हैं जैसे शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह, उन सबको ये क्या करती है, स्टोरेज करती है। तो स्टोर का इसका स्टोरेज का काम होता है, स्टोरेज सैक बोलते हैं इनको इसीलिए, या रसधानियाँ जो है वो इनको कहा जाता है। इनके अंदर इनके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो भरा रहता है उसे कहते हैं सेल सैप, यानी जो भी इसमें सॉल्यूशन भरा रहता है वो सेल सैप होता है, और इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस जो है वो साथ में क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं।
कुछ अलग अलग टाइप के कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल्स जो हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके अंदर इसका विशेष काम भी होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है उसके अंदर ये क्या करती है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। अमीबा नॉर्मली देखा जाए तो फूड आइटम्स वगैरह जो हैं उनको कप के रूप में अंदर लेता है, और जैसे ही ये अंदर लेता है उसके बाद में इसे, ये फूड पार्टिकल है, इसको अपने अंदर इस बैग में जमा कर लिया। ये जो है वो फूड वैक्यूल कहलाती है। ये लाइसोसोम से जुड़कर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अमीबा में जो भी फूड मटेरियल है उसको। तो अमीबा में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है, दैट कंटेन फूड मटेरियल, जिसमें फूड मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है और जरूरत पड़ने पर उसका डाइजेशन जो है वो भी हो जाता है। इसके बाद में सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास तौर से जो एक्वेटिक कंडीशन में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, उनमें पानी में पाए जाने वाले, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो जैसे जूती या चप्पल होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उनका फॉर्मेशन होता है। या फिर अमीबा है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनते हैं। उनके अंदर जो एक्सेस वाटर है, अब वो वाटर एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, यानी वाटर की एक्सेस में रहते हैं, इसलिए वाटर जो है वो प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू उनके अंदर इंटर होता रहता है। सॉरी, प्लाज्मोलाइसिस नहीं, ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू उसमें इंटर होता रहता है। अब उसके कारण से एक्सेस वाटर जो है वो उसके अंदर आ जाता है, और ये ज़्यादा वाटर जो है वो सेल को ब्रस्ट कर सकता है, यानी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ का कारण जो है वो बन सकता है। इसलिए वो एक्सेस वाटर जो है उसको बाहर वापस निकालना जरूरी है, और उसके लिए उनमें क्या मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती हैं, अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी। और ये क्या काम करती हैं, एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी अमीबा में, पैरामीशियम में, इनमें एक्सक्रिएशन का जो काम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, उनको ये बाहर निकालते हैं, और इसके अलावा साथ में एक्सेस वाटर जो होता है उसको भी बाहर निकालते हैं, और सेल की जो साइज है उसको सही रूप में बनाए रखते हैं। तो ये वैक्यूल, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें हमने अभी तक 4 सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनको पढ़ लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, थर्ड वन है लाइसोसोम, एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। ये चारों के चारों जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इसके अलावा सेल जो है उसमें दूसरे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक दूसरा जो है वो है प्लास्टिड। उनकी स्टडी जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही। इनको आप साथ में नोट भी अपने नोटबुक में कर लें, ताकि आपके पास नोट्स वगैरह के रूप में ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए। डायग्राम वगैरह जो है वो एक बार ये जो बताए हैं वो केवल समझाने के लिए बताए हैं, एक बार इनको बनाने की जरूरत नहीं। लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बिटवीन, तो उसमें वो डायग्राम वगैरह जो है वो आपको बनवा दिए जाएंगे। तो अभी आप केवल इस कंटेंट को इतना ही नोट करके रखें। धन्यवाद।